हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम मनु कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 10वीं गणित के लिए मैथमेटिक्स से 60 नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 के लिए, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस बार देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। और एटलीस्ट ये 60 क्वेश्चन में से आपके 25 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में रहेंगे ही रहेंगे। इससे अधिक भी हो सकता है। वीडियो कुछ लंबा होगा, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। वीडियो लंबा होने का कारण ये है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को बना करके उसको दिखाऊंगा, उसका एक डेफिनिट उसका सॉल्यूशन आपको मैं दूंगा ताकि आपको रटना नहीं पड़े और पूरी कंसेप्ट क्लियर करें। लेकिन एक बात है कि वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप डेफिनेटली इस चीज़ को बोलेंगे कि अरे वाह, मज़ा आ गया इन क्वेश्चंस को देखने के बाद। और अगला सेट जो आने वाला है, अगला वीडियो जो आने वाला है, उसको भी मैं जरूर देखूंगा। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का सही ऑप्शन देखेंगे हम लोग, वो भी एक बहुत डेफिनिट प्रोसेस का यूज करके उसके सॉल्यूशन तक पहुंच करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। मैथमेटिक्स का ये आपका पहला सेट है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले इसके लिए मैं कुछ आपको निर्देश बता देना चाहूँगा, जिसको फॉलो करेंगे आप एग्जामिनेशन में, तभी आप एग्जामिनेशन को दे पाएंगे, वो भी बहुत सही ढंग से। देखिए, आपको जो क्वेश्चन पेपर आपका मिलेगा मैथमेटिक्स का, उसमें 2 सेट्स होंगे, उसमें 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। उसमें खंड आपका 2 होगा, पहला होगा अ और उसके बाद होगा आपका खंड ब। खंड अ में आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसमें आपको निर्देश वहाँ भी आपको मिलेगा। फिलहाल मैं आपको बिफोर आपके अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बताना चाहूँगा कि खंड अ में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। 50 से अधिक प्रश्नों का उत्तर देने पर प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन होगा। इसका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR शीट पर सही विकल्पों को काले या नीले बाल पेन से भरे। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उपयोग उत्तर पत्रिका पर करना मना है, अन्यथा परीक्षा अमान्य होगा। देखिए, ये निर्देश हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इसको फॉलो करेंगे तभी आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए आप इसको ज़बरदस्त ढंग से अभी अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए इसका। तो चलिए, ये तो आपका रहा कुछ निर्देश। अब डायरेक्टली हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ दे भी दिया आपका खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बोले कि निम्नांकित बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प चुने। यहाँ आपका अंक दिया है 50 × 1 = 50, मतलब 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, मतलब आपका कुल मिलेगा आपको 50 अंक आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय और परिमेय का पहचान करना आप जानते हैं। √2 यहाँ 2 और गुणे में पाई है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई और 2 परिमेय है। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय ही होता है, इसलिए नंबर भी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2, 625 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। 625 का लेकर अभाज्य गुणनखंड आप इसको तोड़िएगा 625 का, तो आएगा 5 × 5 × 5 और फिर से 5 आपका, मतलब एक के बार हम लोग लिख सकते हैं 5⁴। तो 5 का अधिकतम घात कितना आया 4, इसलिए सही आंसर आएगा इसका नंबर डी, क्योंकि डी में ही है 4। क्वेश्चन नंबर आपका 3, 1/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। देखिए, दशमलव प्रसार को डिफाइन करने के लिए उसके डिफरेंस को समझने के लिए मैं आपको बताया था कि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि केवल 2 के रूप का होगा, या केवल 5 के रूप का होगा, या 2 और 5 दोनों के रूप का होगा, तो वो शांत है। और 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या है, इसका मतलब वह अशांत है। तो यहाँ देखिएगा, तो हर में 7 है ना, तो ये तो ना 2 है और ना ही 5 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, बी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से करेंगे आप इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने ही है। प्रत्येक परिमेय संख्या 1 होती है क्या। आपको ये 4 ऑप्शंस में से सही स्टेटमेंट को आपको चुनना है। पूर्ण संख्या, देखिए जितनी भी परिमेय संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं है। जैसे पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2 इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, और परिमेय का मतलब मान लीजिए कि 2/3 अभी एक परिमेय संख्या है, लेकिन इसको डिवाइड कीजिएगा तो इसमें ये कहाँ आ रहा है, इसलिए ये असत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या, ये बात सही है। जितना भी पूर्ण संख्या है 1, 0 हो, 1 हो, 2 हो, ये सब परिमेय संख्याएँ हैं, इसलिए बी इसका सही रहेगा ऑप्शन। इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके सामने खुल चुका है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं, कितनी संख्याएं हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं या फिर अनगिनत अपरिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, इसलिए इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा, अनंत।
क्वेश्चन वही अनगिनत या फिर उसको अनंत भी बोलिए। नंबर 6, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? देखिए आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होती है, चतुर्थघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होती है। इसी प्रकार इसीलिए यहाँ पर द्विघात बहुपद की चूंकि बात कर रहा है इसलिए शून्यकों की संख्या केवल 2 ही होगी। सी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, चर का मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या कहलाता है? तो मान ही ना कहलाता है। चर का मान रखे हैं, बहुपद का जो मान निकलेगा वो तो मान ही कहलाएगा, मतलब बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है ऑल माय डियर स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस और बी का मतलब क्या है? एक्स के पहले वाला, तो 7 है तो 7, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर के पहले वाला कुछ नहीं तो 1, मतलब केवल -7। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे कि इसमें -7 है, बी नंबर में -7 है, इसलिए 8 का बी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 9 बोल रहे कि एक द्विघात बहुपद में मूलों का योग इतना और गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मूल अल्फा और बीटा हैं, तो आपको डायरेक्टली द्विघात बहुपद को निकालने के लिए फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा गुणे में आपका बीटा, ये फॉर्मूला है। मान रखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों का योग, योग -3 है ना तो -3, एक्स है तो एक्स और प्लस में अल्फा गुणे बीटा मतलब 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब आपका मान आ गया एक्स स्क्वायर और ये प्लस में 3x, तो प्लस में 3x और प्लस में आपका 2। कंपेयर कर लेंगे किस में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो सी आपको सही आंसर मिल जाएगा। सी में आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट। इसके बाद अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके सामने ही खुल चुका है। बोल क्या रहा है देखिए ध्यान से, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल। देखिए प्राकृत संख्या का मतलब गिनती की संख्या 1 2 3 डॉट 100 तक, इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, योग पूछ रहा है। इसके लिए यदि आप एपी का यूज कीजिएगा, एपी में ए का मान 1 है, सार 1, तो डी का मतलब घटाकर चेक कीजिए, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1 मतलब 1 है, और एन मैंने पदों की संख्या आपका 100 तो रखेंगे आप। आपको डायरेक्टली एस निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है कि एस एन इज इक्वल टू होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d रखिएगा आप मान, तो n का मतलब 100, तो 100 अपॉन 2 और इंटू 2 गुणे a का मान 1। अभी मैं आपको समझाया हूँ n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 का मतलब 99 और गुणे d, यहाँ पर d है, d का भी तो मतलब 1 ना है, केवल इसको आपको हल कर देना है, आपका मान आ जाएगा। इसको कटा देंगे केवल आ जाएगा आपका 50 और इंटू में ये 2 का 1 में गुणा करेंगे केवल 2 और प्लस में ये आपका 1 का गुणा करेंगे 99 में तो केवल 99, मतलब आपका आ गया यहाँ पर कि 50 और गुणे 101। यहाँ 0 है तो पहले 0 बैठाइए ना, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 5 0 और 5 × 5 5050। ऑप्शन आप मिला लेंगे तो नंबर ए आपका दिया है 5050, इसलिए करेक्ट आंसर आपका यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है आपका कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो x प्लस वाई का मान आप ज्ञात करेंगे, x प्लस वाई का मान आपका क्या होगा। देखिए इसके लिए किसी भी विधि का आप उपयोग कीजिए, चाहे विलोपन विधि या वृत्तगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि, x और y का मान सबसे पहले निकालिए। तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं विलोपन विधि का। इसमें कर दीजिए 2 से गुणा, क्योंकि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, घटा देंगे कट जाएगा, 2 से गुणा कीजिए ना समीकरण फर्स्ट में, तो ये 4x और प्लस में फिर इसमें भी 2 से, तो 2y और बराबर में यहाँ भी 2 से 7 दूना 14, नीचे इसको जो कहते हैं लिख दीजिए 3x और प्लस में 2y और इज इक्वल टू में केवल 12। इसको घटा लीजिए, इसको क्या करना है माइनस करना है, तो केवल x बचेगा, इज इक्वल टू ये तो कट जाएगा ना, यहाँ केवल 2 बचेगा, मतलब आपका आ गया यहाँ x का मान आपका आ गया यहाँ पर 2, मतलब x बराबर 2। अब x का मान किसी भी समीकरण रखिए, इसमें चाहे इसी में रख के चेक करते हैं, तो x का मान यहाँ रखिएगा तो 2 और गुणे x का मान 2 और प्लस में y इज इक्वल टू 7 मतलब y का मान निकालिएगा तो ये 2 दूना 4 जगह घटेगा 3, मतलब आपका x इज इक्वल टू आ गया 2 और y इज इक्वल टू आ गया आपका 3। अब निकालना क्या है x प्लस वाई, तो 2 और 3 जोड़ देंगे 5। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, क्योंकि वी में ही दिया है आपका 5।
क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को तो आप याद कर लीजिएगा। ये कॉट है जो कॉट आपका 48 है, इसको चेंज करेंगे तो ये टेन, जो कॉट 42 है वो टेन 42 हो जाएगा, टेन 48 हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही दोनों कट जाएगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, मतलब ये 1 बटन नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, मतलब 1 बचेगा केवल। नंबर बी आपका सही रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 13, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जो किसी वृत्त के अंदर बना हो, इसके समूह कोणों का योग होता है 180, इसलिए सी सही आंसर रहेगा। असंभव घटना की प्रायिकता 0, असंभव घटना की प्रायिकता 0, चूंकि वो संभव ही नहीं है घटना, इसलिए उसकी प्रायिकता निकाल ही नहीं सकते हैं आप, तो नहीं निकाल सकते, इसका मतलब 0, तो सी सही आंसर रहेगा। इसके बाद करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15, एक्स अक्ष बिंदुओं इतना से समदूरस्थ है, माने एक्स अक्ष पर बिंदु हो इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो उसको ज्ञात करना है। एक्स अक्ष मतलब सॉरी वाई अक्ष ना, वाई अक्ष मतलब इस पर, तो वाई अक्ष पर आपको पता होना चाहिए कि वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 रहता है और वाई का मान कुछ रहता है, तो वाई का मान वाई छोड़ दीजिए, समझे ना, केवल वाई का मान निकाल लीजिए, पहला 0 रहेगा, वाई का मान रख दीजिएगा। तो अब मान लीजिए कि वह बिंदु यहाँ पर है, सपोज डेट ये आपका 0 और कमा एक्स है, और इसके बाद 0 कमा एक्स है, ये आपका 0 कमा एक्स है। यहाँ देखिएगा, यहाँ से इधर और इधर, यहाँ आपका बिंदु है 5 कमा -2 और यहाँ आपका बिंदु है दूसरा वाला -3 कमा 2। फॉर्मूला आप जानते हैं, पहले इनके बीच का निकालिए आप दूरी, तो 0 - 5 का स्क्वायर मतलब -5 का केवल स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ y - 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में चलिएगा, फिर से यहाँ रूट में वही कि 3 - 0 का स्क्वायर मतलब केवल 3 का स्क्वायर और +2 - y का स्क्वायर तो 2 - y का स्क्वायर। अब इसको आप सेट कीजिएगा, इसको हल कीजिएगा, ये रूट से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 5वां 25 3 तरीका 9 ला के घटा लेंगे, मतलब इसको कैलकुलेट आप करेंगे इसी फॉर्मूले पर, तो आपको y का मान इसमें मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन में केवल -2। अब रखिएगा, चूँकि मैंने बता दिया ना कि 0 और कमा y है, तो y का मतलब अब रखेंगे आप 2 -2, तो ये आपका आंसर रहेगा। आप मिला लीजिए आंसर में कहाँ है आपका 0 कमा -2, तो यहाँ आप देखिएगा तो नंबर सी है आपका 0 कमा -2, इसलिए सही आंसर रहेगा। थोड़ा आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, डिपेंडेंट नहीं है केवल आप इस पर, तो फिर जितना मेरे पास प्लेस बन रहा है, जितना जगह बन रहा है उतना ही मैं समझा रहा हूँ, चूँकि बनाने में दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेशन में समस्या हो रही है, इसलिए मैं आपको केवल रास्ता दिखाऊंगा, आप कैलकुलेट कीजिएगा, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, फिर मैं उसको समझाऊंगा अलग से आपको। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से देखिए आप 16 बोल रहा है कि 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2 का पदांतर मतलब d कितना है। d का मतलब किसी भी पद में से उसके पहले वाला पद को घटा लीजिए, d का मान निकल जाएगा। जैसे 1/2 ये है, इसमें से घटा लीजिए इसको, मतलब माइनस में कर लीजिए 3/2, इसको घटाइएगा तो ऊपर आएगा -2/2, कटा देंगे मतलब -1, तो -1 मिला लीजिए। नंबर बी में है आपका -1, इसलिए 16 का सही आंसर हो जाएगा केवल बी। इसके बाद से करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 17। मेरा ये द्विघात समीकरण इतना में मूलों की प्रकृति क्या है। मूल का प्रकृति का मतलब आप जानते हैं कि बी का हम लोग निकालते हैं विवेचक, मतलब डी का मान 0 आएगा तो वास्तविक और समान मूल, डी का मान बड़ा आएगा छोटा आएगा 0 से तो मूल अस्तित्व नहीं है अर्थात काल्पनिक है, डी का मान बड़ा आएगा 0 से तो वास्तविक तथा भिन्न मूल। तो आप इसको अब कर लेंगे, देख लेंगे किस पर आपका आ रहा है। डी का मान आप निकालिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले वाला ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। ए का मतलब कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, बी का मतलब -5 है और सी का मतलब 4 है, तो b² -4ac मान रखिएगा आप यहाँ पर। तो b का मतलब यहाँ पर -5 है ना, तो -5 का स्क्वायर -4 गुणे a का मतलब 1 गुणे c का मतलब 8, मतलब ये आपका 25 और माइनस में 8 चौका 32, घटाएंगे आ गया -7, तो माइनस में आ गया ना डी का मान, इसलिए मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। अभी मैं आपको समझाया भी था कि निगेटिव आएगा तो अस्तित्व नहीं है, मतलब वास्तविक मूल्य नहीं, तो नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से करेंगे आप 18। एपी आपका दिया है 3, 8, 13, ... इतना में अंतिम से 20वां पद निकालिए। देखिए अंतिम से आप आइएगा तो अंतिम से ये ए हो जाएगा आपका, मतलब अंतिम से आइएगा इधर से 20वां पद ना, तो ये आपका ए रहेगा, मतलब ए बराबर 253। डी का मान
डी मतलब क्या, तो यदि शुरू से डी निकालना होता है तो इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, अंतिम से आना है ना, तो इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, या मतलब 3 - 8 घटा लीजिए -5। अब केवल अंतिम से 20वां पद ना, मतलब n = 20 मान रख लीजिए। ए का मतलब 253, डी का मतलब -5 और एन का मतलब 20। आपको फॉर्मूला क्या है ए एन के लिए कि a + n - 1 × d, मान केवल रख दीजिएगा कितना 20वां पद ना, तो 20 = a का मतलब अभी मैं बताया अंतिम से, तो 253 और प्लस n - 1 का मतलब 20 - 1 मतलब 19 और गुणे d का मतलब -5 अभी मैं निकाला था आपके लिए। तो आपका यहाँ आ जाएगा 19 बचे 95, लेकिन यहाँ माइनस रहेगा, मतलब 253 और -19 बचे 95। केवल इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 13 में से 5 जाएगा, 8 × 5 = 13, 8 रहेगा, ये 14 मतलब ये 5 रहेगा, 1 से रहेगा 158। ऑप्शन आप मिला लेंगे, बी में दिया है 158, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का बी रहेगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने खुल भी चुका है। बोल रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद x² - x - 2m + 2 का एक शून्यक है। जानिए यदि इसका यह -4 शून्यक है तो x की जगह पर -4 रखने पर उसका मान 0 आना चाहिए। किसी भी बहुपद के लिए यदि जो भी उसका शून्यक है तो चर के स्थान पर उस शून्य को रखने पर उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, तभी उसका शून्यक होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखेंगे -4 और = कर देंगे 0, आपका मान आ जाएगा m का, जो कि आपको ज्ञात करना है। मतलब रखिएगा यहाँ पर, तो x² का मतलब कि -4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और माइनस, ये माइनस आपका है, और फिर माइनस यहाँ x का मतलब -4 और माइनस में अंदर आपका रहेगा केवल कि 2m और +2 = हो जाएगा आपका 0। चलिए इसका ये -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 × 4 = 16, प्लस में ये माइनस माइनस प्लस ये 4 रहेगा और माइनस में अंदर आपका रहेगा 2m + 2 और = हो जाएगा आपका 0। ये जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, उसको राइट ले जाएंगे -20 हो जाएगा ना, मतलब उधर लेकर जाएंगे तो इसको इधर लेकर आइएगा तो -20 हो जाएगा। केवल अब लेफ्ट साइड में क्या बच गया, तो -2m और प्लस में 2, इसको आप घेर लीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, मतलब 2m + 2 = 20। आपका क्या आ गया कि यहाँ पर 2m + 2 = आपका आ गया केवल 20। m का मान निकालिएगा, आप समझ सकते हैं कि यहाँ 20 है, ये 2 प्लस में है, राइट जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर केवल आ जाएगा 2, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 18/2 का मतलब कटा देंगे, केवल आ जाएगा 9। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 का सी सही आंसर रहा, केवल 9। इसके बाद आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यह थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग जाकर करेक्ट आंसर को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए डी का वैल्यू आपको दे दिया है 5 और S9 = दिया है आपका 75 मतलब 75। A9 आपको ज्ञात करना है सबके लिए। सबसे पहले इसके लिए आप फॉर्मूले पर इसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसको स्टेबलाइज करेंगे, आपका मान आएगा जो ए का मान लाकर इसमें रखेंगे तो A9 का आपका वैल्यू आएगा। मतलब फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना कि SN = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। केवल आप वैल्यू रख दीजिएगा, तो n का मतलब आपका 9 है ना, तो 9 = n/2 का मतलब फिर से 9/2 और इंटू में 2a, तो a तो आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए, प्लस ये n - 1 मतलब n का मतलब यहाँ 9 है ना, तो 9 - 1 का मतलब 8 और इंटू d का मतलब d का आपका मान यहाँ दे दिया है 5, तो 5 बस यही आपका रहेगा। इसको और = में आपका 75 है, तो 75 रहेगा ही रहेगा, मतलब SN का वैल्यू है 75 तो 75 रहेगा। मतलब निकालिएगा डायरेक्टली 2a और प्लस में ये 8 × 5 = 40 तो = यहाँ आपका 75, ये दोनों को ले चलिए राइट, तो इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 9, तो आपका क्या आ गया यहाँ पर, ये आपका 40 है, इसको 3 से आप कटा सकते हैं 3 बार में, और ये हो जाएगा आपका 25 बार में। मतलब आपका वैल्यू यहाँ पर आ गया केवल कि 2a + 40 = कटाए थे ना हम लोग ना, तो 25 या 75, 75 × 2 और बट्टा में आपका आया था 3, तो 2a = हो जाएगा आपका 2a + 40, इसको कर लीजिए आप, तो 50 और बट्टा में 3, a का डायरेक्टली आप मान निकालते हो तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर जाकर के माइनस में आ जाएगा, मतलब 50/3 और माइनस में आपका ये चला जाएगा 40 और बट्टा में कुल का बट्टा आपका ये 2 आएगा ना, तो 2। इसको आप हल करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर निकलेगा
कि a इज इक्वल टू क्या, तो 50 और माइनस ये आपका 120 हो जाएगा और बट्टा में आपका आ जाएगा नीचे केवल, तो क्या 3 पहले से 3 है और 2 और आ गया है, मतलब इतना आपका आ जाएगा केवल माइनस में 70/6। ये आपका a का वैल्यू रहा। अब आप निकालिए, क्या निकालना क्या है आपको, तो a9 आप निकालिएगा। तो an के लिए फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मतलब आप तो निकाल चुके हैं अभी, इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए घबराना नहीं है, आपको अंत तक चलना है। हम लोग आहिस्ते आहिस्ते करके सारे क्वेश्चंस को, प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, वो भी सूटेबल ढंग से। a का वैल्यू जो अभी हम लोग फाइंड किए थे आपके सामने आया था कि -70/6 और प्लस में n माइनस 1, n का मतलब 9, तो मतलब 8 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो और यहाँ पर हो जाएगा आपका 5। इसको हल कीजिएगा तो आपके सामने केवल यहाँ पर आएगा कि 85 और बट्टा में नीचे आपका आएगा 3। आप इसको हल कर सकते हैं, केवल कैलकुलेशन है ये। तो 85/3, इसमें कहीं भी 85/3 नहीं है, इसलिए डी आपका रहेगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका डी रहा सही आंसर। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या बोल रहा है, दिए गए चित्र में पी क्यू और पैरेलल बी सी, मतलब ये जो पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है। ए पी इज इक्वल टू 2 आप देख भी सकते हैं, और बी पी इज इक्वल टू नीचे वाला 6, तो और यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू आपका 3। तो बोल रहा है कि बी सी मतलब इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, इतना से इतना तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक एक ही बार आप निकालिएगा, तो ये वाला आपका 2 और नीचे वाला 6 मतलब हो जाएगा 8। और डायरेक्टली चूँकि दोनों पैरेलल है ना, तो ये 2 ट्राइंगल आपके सामने बन रहा है, ए पी क्यू और ए बी सी। तो छोटे वाले में का भुजा रखिएगा यहाँ ए पी मतलब 2, और बट्टा में पूरा रखिएगा नीचे बड़ा वाला मतलब यहाँ पर 8, तो इज इक्वल टू यहाँ भी यही जगह केवल छोटा वाला मतलब केवल 3, और बट्टा में ये पूरा बड़ा वाला का मतलब बी सी, जो कि आपको ज्ञात करना है। समझे ना, एकदम आसानी से हो गया। इसको कटा दीजिए, 2 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे कुछ नहीं तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, बी सी का गुणा 1 में करेंगे तो बी सी हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 2 का 3 में करेंगे, 3 दूना 6, बी सी का मतलब आपको कितना आ गया, सॉरी ये 4 बार में कटेगा ना, ये 2 4 बार में यहाँ गुणा करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 12। बी सी का मतलब आपका आ गया 12। आप मिला लीजिए, नंबर डी आपका सही आंसर आएगा, नंबर डी में है आपका 12। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 22। देखिए थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो थीटे के जगह पर रखिएगा 45, तो ये tan 45 का होल स्क्वायर। tan 45 का मतलब होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 1/tan, और थीटे के यहाँ साइन है ना, और थीटा के जगह पर आप रिप्लेस करेंगे 45 डिग्री को, तो होता है थीटा का मान 1, क्या बोलते हैं साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर इसलिए कर देंगे केवल स्क्वायर। तो ये तो आपका 1 का 1 प्लस रहेगा, जो कहते हैं इसको पलटेंगे केवल ये आ जाएगा 1/, ये 1 का स्क्वायर 1 रह जाएगा, √2 का स्क्वायर केवल 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ इसको मैं बनाऊँ तो 1 और प्लस ये तो 1 छोड़ दीजिए, मेन ये ना है आपका है अपॉन, तो ये क्रॉस इसको करेंगे ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1, मतलब गुणा में वो ऊपर चला गया 2 और नीचे आ गया 1, मतलब ये केवल 1 रहेगा और प्लस में 2 बन जाए 2, मतलब कुल मिला के आ गया आपका 3। तो 22 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, जो कि 3 दिया है इसलिए सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अब आप मिला लेंगे। बोल रहा है कि यदि समीकरण इतना के मूलों का योगफल और गुणनफल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो जानिए, मूलों का योगफल का मतलब होता है -b/a, और मूलों का गुणनफल होता है c/a, और बराबर का मतलब बराबर तो बराबर कर देंगे हम लोग। अब आप जानिए, a का वैल्यू यहाँ पर k है, b का वैल्यू -6 है और c का वैल्यू 3k है। वैल्यू केवल हम लोग वहाँ ले चल के पुट कर देंगे, तो माइनस तो माइनस, b का मतलब रखना है -6 तो -6 अपॉन a का मतलब देखिए के है, तो यहाँ केवल रख देंगे के, इज इक्वल टू फिर से सी का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या आपका वैल्यू दिया है, मतलब 3k, तो ये रह जाएगा आपका 3k, और अपॉन ए का मतलब फिर से यहाँ के है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब 3k इज इक्वल टू, मतलब यहाँ बच गया 3k और यहाँ केवल 6, तो 6 रहेगा। इसको 2 बार में हम लोग डिवाइड कर देंगे, k इज इक्वल टू आ गया आपका 2, तो k का वैल्यू मिला लेंगे, किसमें 2 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 2 है, इसलिए सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे आपका 24 मतलब 24। त्रिभुज ABC है, मैं इसका फिगर बना देना चाहूँगा। ये रहेगा आपका A, ये है आपका B, ये है आपका C, जिसमें AC मतलब ये है आपका 6√2 और AB का मतलब ये 6 है, और BC भी 6 सेंटीमीटर है। तो B का मान क्या होगा, देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय पर आपका ये बन रहा है, मतलब इन दोनों का स्क्वायर करने पर अंडर रूट में आप कीजिएगा यहाँ 6 का स्क्वायर और प्लस में फिर नीचे वाला ये 6 का स्क्वायर, तो आपका डेफिनेटली यहाँ आ जाएगा 6√2। मतलब एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग ये तीसरे भुजा के बराबर है, मतलब सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसलिए ये है आपका पाइथागोरस
पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो करता है। तो इसके सामने वाला मतलब बी है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज हम लोग 90 डिग्री जब ट्रायंगल में कोई एक एंगल रहता है अर्थात हम लोग समकोण त्रिभुज के लिए यूज करते हैं। तो बी का मान हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन आप इसमें कंप्लीट कर लेंगे, आपका बी ही सही रहेगा, ये आपका 90 डिग्री। इसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25, मिला लीजिए। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण पाद से 15 मीटर की दूरी पर से 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सपोज डेट मैंने आपका ये बना दिया मीनार, यही रहा आपका मीनार, ये रहा ए बी सी, ये आपका दे दिया है कि दूरी कितनी है तो 15 मीटर, और ये एंगल दे दिया है कितना तो 30 डिग्री। यही है मीनार की ऊंचाई जो कि पूछ रहा है। यहाँ बी दिया है, पी पूछ रहा है, tan का यूज करेंगे तो tan 30 डिग्री आप लगाइएगा यहाँ पर, तो इज इक्वल टू पी का मतलब ये मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी, और अपॉन आपका क्या रह जाएगा ये नीचे बी का मतलब 15। tan 30 का मान रखिएगा 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 15, मतलब यहाँ रखिएगा तो 1/√3 इज इक्वल टू ए बी और अपॉन नीचे हो जाएगा आपका 15। इसको केवल कैलकुलेट कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ए बी का √3 में, तो ये आपका हो जाएगा √3 ए बी इज इक्वल टू केवल आपका यहाँ 50, मतलब ए बी का मान निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 50/√3। हर का प्रमेयीकरण आप करना जानते हैं, ए बी का वैल्यू आपका आ गया कितना तो 50/√3, हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए, √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका केवल कितना हो जाएगा तो 50 और 15√3 और अपॉन में √3 मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 3 कटा देंगे 5 बार में, मतलब आपका केवल आ गया 5√3। ये आपकी मीनार की ऊंचाई रही। आप ऑप्शन इसमें कंपेयर कर लेंगे किसमें है आपका 5√3, तो सही आपका आ जाएगा नंबर डी, क्योंकि 25 के डी में ही दिया है 5√3। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आप 25 कंप्लीट किए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 मतलब 26। बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने में विषम संख्या आने की प्रायिकता नहीं होगी। पहले जान लीजिए पासे पर होता क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, मतलब लूडो का गोटी। इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता नहीं, कि मतलब सम संख्या है ना, तो सम की काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो ऊपर 3 लिख दीजिए, टोटल संख्या कितनी है 6, तो 6 लीजिए नीचे, इसको डिवाइड कर दीजिए 1/2। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे, नंबर बी आपका सही रहेगा 1/2। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर, ये तो डायरेक्टली आपका फॉर्मूला है, आर त्रिज्या के लिए गोले का आयतन होता है 4/√3 4/3 पाई आर क्यू, इसलिए बी सही आंसर आपका रहेगा। ये केवल आपका ये फॉर्मूला आपको यहाँ चूज करना था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 मतलब 28। बोल रहे कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक के लिए क्या सत्य है। धनात्मक समपूर्णांक का मतलब जैसे 2 हो गया या 4 हो गया या 6 हो गया, इसमें इसके लिए कौन सा सत्य है, ये वाला सत्य है कि ये वाला सत्य है कि ये वाला कि ये वाला, तो ये तो डेफिनेटली असत्य है, क्योंकि 2 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 1, यही लिख सकते हैं, जहाँ ये आपका Q का वैल्यू रहेगा 1। 4 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 2 × 2 और प्लस में केवल यहाँ पर नहीं 2 × 2 लिख सकते हैं, ये तो छोड़ दीजिए इसको ना, मतलब 2 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 2 को 2 × 1, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, 8 को लिख सकते हैं 2 × 4, मतलब केवल 2Q के रूप का है, नंबर बी आपका सही रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 29। ये तो डायरेक्टली इसमें समझाने की कोई बात आपको है नहीं। 29 में ये आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, केवल आपको पहचान लेना है कि किस चतुर्थांश में है, और इस चीज़ को आप क्लास 9th में भी जाने हैं, पहचानना कि किस चतुर्थांश में है। x का मान प्लस में है और y का मान ये माइनस में है, यह किस चतुर्थांश का नियामक है, चतुर्थ चतुर्थांश का, इसलिए डी सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका अब रहेगा कितना, तो ये 30 tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा का मान कितना होगा। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और tan 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 रखने पर, थीटा का वैल्यू 0 रखने पर ये tan थीटा और साइन थीटा का वैल्यू सेम आएगा, मतलब ये इसका रहेगा नंबर डी सही आंसर। या फिर फॉर्मूले पर भी आप इसको कंसंट्रेट कर सकते हैं, थीटा का मान आपको 0 डिग्री ही आएगा। इसके बाद कर लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 है। देखिए बगल के आकृति में ए ओ बी, मतलब ये है आपका 125 डिग्री, तो ये वाला पूछ रहा है ए टी और बी। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इन दोनों को जोड़ने पर सम्मुख कोणों को 180 डिग्री आता है, तो 180 डिग्री में से 125 घटा लीजिए तो इसका मान नहीं निकल जाएगा, तो 180 में से 125 घटाइएगा, मतलब केवल इसका वैल्यू आपके सामने आ जाएगा
तो 55 डिग्री मतलब 55 डिग्री। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 भी आपका कंप्लीट किया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। दो पूर्णांक है ए और बी, सअभाज्य है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका आ गया 3 और 4, सअभाज्य का मतलब यही हुआ। तो इन दोनों का मासा क्या होगा, इन दोनों का महत्तम आप निकालिएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली इसका महत्तम 1 आएगा। मतलब कभी भी सअभाज्य होगा ना, आप यहाँ लेकर इसको किसी भी विधि से आप बना सकते हैं। 4 को रख लीजिए अंदर, 3 को रख लीजिए बाहर, तो 1 बार में आपका आ गया 3, 1 बचा, फिर 1, ये 3 बार में करेंगे 1 बार में, मतलब आपका समझ सकते हैं आप। तो ये 1 ही आपका आंसर आएगा। कभी भी सअभाज्य की बात करेगा तो उसका जब आप निकालेंगे HCF मतलब मासा, तो आपका वैल्यू 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर अब 33 बोल रहा है कि बहुपद f(x) के लिए y = f(x) आलेखित नीचे दिया गया है, तो इसके शून्यकों की संख्या होगी। ये है आपका आलेख चित्र। तो नीचे दिए गए शून्यक की संख्या का मतलब मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा। आप अपने मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 2.1 आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको बताया गया है कि ये ग्राफ एक शख्स को जितने बिंदुओं पर काटेगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। ये आपका एक शख्स है और ये है आपका ग्राफ। देखिएगा, ये पहले बिंदु पर, ये दूसरे बिंदु, ये तीसरे बिंदु पर, तो 3 बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा है एक शख्स को, इसलिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी केवल 3, मतलब सी आपका सही आंसर आएगा। अब आप करोगे क्वेश्चन नंबर 34। देखिए, इसको तो फॉर्मूले पर आपको बैठाना पड़ेगा। x² + 1/x² = 40 है, तो x + 1/x का मान क्या होगा। देखिए, इसको हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x² और प्लस 1/x² प्लस 2 और -2, समझे ना, और = आपका केवल 14, तो 14 ये कट के आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यही 2 रख देने से हमारा क्वेश्चन इस पर सेटल हो जा रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 तक लिख सकते हैं x + 1/x का होल स्क्वायर, और माइनस में ये 2 है तो 2 = 40। आप 14 आप इसको जांच भी कर सकते हैं। जब इसको इस पर a + b के होल स्क्वायर बैठिएगा ना, तो a² का मतलब इतना, b² का मतलब इतना, 2ab कीजिएगा ना, तो ये ऊपर x नीचे x आपका कट जाएगा, केवल 2 यहाँ आ जाएगा, मतलब इतना आपका आ जाएगा। आपका आ क्या गया यहाँ पर, तो आपका आ गया x + 1/x का होल स्क्वायर -2 = 14। यहाँ केवल आप निकालिएगा x + 1/x का होल स्क्वायर = ये माइनस में है ना, उधर जाकर हो जाएगा आपका प्लस में, मतलब 16। ये 2 और 14 अगर इसको जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा। मतलब x + 1/x का होल स्क्वायर = 16 को आप चाहें तो लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से स्क्वायर आपका कैंसिल, मतलब x + 1/x का मतलब केवल आ गया आपका क्या, 4। यही आपका सही आंसर आएगा। तो इसका 4 मतलब बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 35। देखिए 35 क्या बोल रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना है, उसमें बड़े त्रिभुज की आपकी ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर, तो छोटे त्रिभुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। जैसे कि मान लीजिए आपका ये 2 ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक स्मॉल ट्राइंगल है, इसका ये हाइट, इसका हाइट दे दिया है कितना, तो 4.5। इसका हाइट पूछ रहा है, मतलब वाट, मान लीजिए p है इसका हाइट, p का ही वैल्यू हम लोग को ज्ञात कर देना है। इसका एरिया आपको दे दिया है कितना, तो 81। इसका एरिया दे दिया है आपका 49। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसके क्षेत्रफलों का अनुपात रखिएगा 81 और बट्टा में आपका 49 = में इसका मतलब 4.5 अपॉन छोटे वाला का मतलब p, और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर, समझे ना। अब केवल आपको क्या करना है, ये 81 अपॉन इतना को हम लोग डायरेक्टली चाहें तो लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं 9/7 का होल स्क्वायर, मतलब ये रह जाएगा आपका 9/7 का होल स्क्वायर = 4.5 अपॉन p का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9p = 4.5 × 7, ये p = आपका आ जाएगा केवल 4.5 × 7 और अपॉन में 9, हो गया ना। इसको आप कटाएंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर डायरेक्टली p का मान आपके सामने आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का कि 3.5, मतलब भी आप उसको कटा करके आप चेक कर सकते हैं, आपका इतना ही वैल्यू आएगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या बोल रहा है कि 42 सेंटीमीटर त्रिज्या
त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है का क्षेत्रफल होगा। मतलब आर का वैल्यू आपका दे दिया है केवल 42 और थीटा इज इक्वल टू दे दिया है आपका 30 डिग्री। देखिए त्रिज्या खंड को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा कि थीटा अपॉन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है ना। वैल्यू आप रखिएगा, थीटा का मतलब 30 डिग्री, 30 और बट्टा में 360 गुणे पाई का मतलब 22/7 डेफिनेटली आप जानते होंगे। ये आर स्क्वायर मतलब 42 है ना, यहाँ त्रिज्या कितना है तो आपका 42 है तो केवल हो जाएगा आपका 42 का होल स्क्वायर। मतलब इसको कटाइएगा, जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 12 3 36, इसको कीजिएगा 6, ये हो जाएगा आपका 11। मतलब 11 इंटू 42 इंटू 42 और अपॉन नीचे 6 इंटू 7। मतलब आपका यहाँ पर आ गया कि 11 इंटू 42 इंटू 42 अपॉन में आपका 6 इंटू 7। ये 7 बार में आपका हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल, केवल 11 का मल्टीप्लाई कीजिए 42 में तो ये आपका रहेगा 11 दूना 22, दो बचा ना, 11 चौका 44 और 2 46, मतलब 462 मतलब 462 और वर्ग सेंटीमीटर, चूँकि क्षेत्रफल इसलिए सी आपका सही आंसर रहेगा 462 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 1 माइनस कॉस 4 थीटा बराबर है, मतलब 1 और माइनस कॉस यहाँ 4 थीटा, यहाँ 4 और थीटा। देखिए हम लोग चाहें तो इसको कर दीजिए स्क्वायर और ये 4 के जगह पर इसको कर दीजिए स्क्वायर और इसको घेर करके ऊपर से फिर से कर दीजिए होल स्क्वायर। अब यहाँ 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रह जाएगा और कॉस स्क्वायर ये स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का फिर से स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस 4 थीटा आ जाएगा। अब आ गया ये आपके फॉर्मूले पर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार हम लोग ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, वही काम हम लोग यहाँ करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे। तो पहले जोड़िए, मतलब पहले घटाते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और उसके बाद से जोड़िए, मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आपका आ क्या जाएगा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और डायरेक्टली आप मिला लीजिए यहीं पर आंसर, तो नंबर भी आपका सही आंसर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे इसका 38। क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की परिधियाँ इतने के अनुपात में 2:3 के अनुपात में है तो उनकी त्रिज्याएं किस अनुपात में होंगी। पहले वाले की त्रिज्या मान लीजिए स्मॉल आर, दूसरे की त्रिज्या कैपिटल आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परिधियों का अनुपात, तो पहले का परिधि का होता है 2 पाई आर, तो स्मॉल के लिए है कैपिटल के 2 पाई कैपिटल आर और इज इक्वल टू आपका दे ही दिया है यहाँ 2 और रेशियो 3, रेशियो का मतलब उसी को हम लोग बाई में बदल लेंगे, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, आर अपॉन कैपिटल आर तो हो जाएगा आपका 2/3, मतलब सेम आपका रेशियो रह गया तो 2:3 ही रह जाएगा। मतलब नंबर 20 का रहेगा सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोल क्या रहा है आपका, देखिए यहाँ पर कि ये आपका ग्राफ हो गया, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो बोल रहा है कि वाई अक्ष से 5 इकाई दाईं, मतलब यहाँ से दाहिने 5 इकाई और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P है। यहाँ मान लीजिए एक बिंदु P है तो P का नियामक क्या होगा, जबकि यहाँ से यहाँ की दूरी है 5। आप जान लीजिए डायरेक्टली यहाँ पर कि यहाँ एक्स अक्ष पर है ना, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का मान 0 होता है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर तो केवल एक्स का मान होगा, वो भी कितना होगा तो 5, और y का मान चूंकि ऊपर या नीचे होगा तब ना y का मान प्लस या माइनस होगा। ये तो मूल बिंदु के सामने मतलब 0 के सामने, तो p का मतलब यहाँ x का मतलब 5 और इसके बाद से y का मतलब कुछ नहीं तो 0, चूंकि x अक्ष पर है इसलिए p का नियामक हो जाएगा 5,0। ये आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से करेंगे आप 40 tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो थीटा का मान क्या होगा, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू दिया है आपका √3। tan थीटा इज इक्वल टू आप रखिएगा √3 का मतलब आप मिला लीजिए कि tan में कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, तो tan यहाँ 60 डिग्री कर देंगे, tan से tan आपका कैंसिल, मतलब थीटा इज इक्वल टू केवल आ गया आपका 60 डिग्री। मतलब यहाँ आपका तब ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे तो डी आपका सही आंसर आ जाएगा आपके सामने कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 41। देखिए 41 क्या है, एक त्रिभुज के 2 शीर्ष और एक केंद्र
का निर्देशांक इतना इतना और इतना है तो तीसरे का निर्देशांक एक्स वाई है तो एक्स वाई का मान आप निकालिए। मतलब इसको डायरेक्टली मैं आपको ऐसे बना करके एक फिगर में बनाऊंगा। ये आपका त्रिभुज हो गया जिसमें दो शीर्ष का नियामक, पहला शीर्ष आपका दिया है 0,3 और पहला ये शीर्ष है आपका कि 0,3 और दूसरा शीर्ष आपके सामने है यहाँ पर 5,6 और 6, जबकि एक केंद्र दे दिया है। केंद्र कितना दे दिया है आपका, तो ये तीसरे नंबर पे केंद्र का नियामक आपका दिया है कि 0,0 तो कह रहा है कि इसका नियामक यदि है x, y तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए केंद्र के लिए आपको फॉर्मूला में बता देना चाहूँगा कि इतना प्लस इतना मतलब तीनों का पहले वाला वैल्यू जोड़ लीजिएगा तो और बट्टा में 3 तो इजिक्वल टू इतना रहेगा और 3 + 6 + y इजिक्वल और अपॉन 3 इजिक्वल टू इतना रहेगा। बस केवल आपको इसी फॉर्मूले पर कॉन्सेंट्रेट करना है, आपका मान आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आप इसको करेंगे मतलब 0 और प्लस में दूसरे वाले का नियामक पहला x का क्या है तो यहाँ 5 और प्लस तीसरे में है x और अपॉन में आपका रहेगा 3, सबको जोड़ करके इजिक्वल टू में केंद्रीय मान जो है 0, केंद्रीय मान जो रहता है मतलब 0। अब यहाँ देखिए ना ये 3 को इधर ले जाइएगा 0 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे मतलब कुछ नहीं केवल x + 5 = 0, मतलब आपका आ गया क्या तो x + 5 = आपका 0, इसलिए x का वैल्यू आ गया -5। x का वैल्यू आपका आ गया -5। और मिला लीजिए y का वैल्यू, तो y का वैल्यू मिलाने के लिए वही करेंगे, लास्ट वाला सबका जोड़िए मतलब 3 और प्लस में 6 और प्लस में लास्ट नीचे में लिखा था कोना पर y, कोने पर अपॉन में 3 = फिर से 0, चूँकि केंद्रीय मान यहाँ 0 ही है। ये 6 और 3 जोड़ेंगे 9/y इजिक्वल में ये इधर जाकर 0 हो जाएगा, 0 मतलब y का मतलब -9, तो x का मतलब -5 और y का मतलब -9। आप कंपेयर करेंगे तो आपका ए रहेगा सही आंसर। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मिलाइए क्वेश्चन नंबर 42। बोल रहे कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या, जिसमें x का अधिकतम मतलब मान 2 हो, अधिकतम घात 2 हो, मतलब चर का अधिकतम घात 2 हो, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। यहाँ देखिएगा x कॉमन कर लेंगे, ले जाएंगे 0, मतलब केवल ये x के फॉर्म में आएगा, मतलब रैखिक समीकरण है। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x² के x में x³ हो जाएगा त्रिघात समीकरण, इसलिए इसको भी छोड़ दीजिए, ऑलरेडी त्रिघात समीकरण है ही। मतलब केवल क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए पर शक बन रहा है कि ये द्विघात समीकरण हो सकता है। चेक कर लीजिए, पहले एलसीएम आप निकाल लीजिए या फिर डायरेक्टली गुणा कर लीजिए। x का x में करेंगे तो x² और प्लस में आपका ये केवल बचेगा यहाँ पर 1 = में ये इधर लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे मतलब 2x, इसको लेफ्ट लाइए तो x² और प्लस में ये आएगा तो माइनस में हो जाएगा आपका ना, माइनस में आपका 2x और प्लस में ये आपका केवल 1 = 0। x का अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो 42 का आंसर ए रहेगा, जो ऑप्शन है वो सही आंसर है आपका कि यह द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर अब आप देखेंगे 43। देखिए माध्यक बहुलक के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है कि बहुलक = 3 माध्यक और माइनस में 2 माध्य, यही फॉर्मूला आपके पास है माध्यक बहुलक के लिए कि बहुलक = 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो नंबर भी आपका सही आएगा। माध्य माइनस बहुलक = 3 × माध्य माइनस माध्य का आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, उस फॉर्मूले का यूज करके आप सॉल्व कीजिएगा, आपका यही आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग करेंगे 43 के बाद से 44। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 भी आपके सामने ही खुल चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, डेडिकेटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में लगभग हर एक बार रहता है। समचतुर्भुज का विकर्ण, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया है, जैसे समचतुर्भुज का मैं फिगर बना दूं तो विकर्ण दे दिया है यहाँ पर आपका 6 और ये बड़ा वाला दे दिया है 8। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई देखिए, ये पहले वाला मतलब D1 मतलब पहला देखिएगा तो 6 है और D2 मतलब दूसरा देखिएगा विकर्ण तो 8 है। फॉर्मूला आपके पास क्या है भुजा के लिए, भुजा मतलब a का मान निकालने के लिए 1/2 और अंडर में D1 का स्क्वायर और प्लस में D2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले को आप याद भी कर लीजिएगा, समचतुर्भुज का भुजा को निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। 1/2 अंडर में D1 का मतलब 6, तो 6 का स्क्वायर 6 6 36 और प्लस D2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 8 मतलब ये आपका 64 ना 64। दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 1/2 और इसको करेंगे 100 का आप निकाल लेंगे यहाँ पर रूट, मतलब केवल आ जाएगा आपका 10, 2 से कटा देंगे 5 बार में, मतलब भुजा आ गया आपका 5। ऑप्शन आप मिला लेंगे कि इसमें आपका 5 दिया है तो सी ऑप्शन में आपको 5 दिया है, सही आंसर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर इसके बाद से करेंगे आप ये
45 बोला कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी का मान क्या होगा। देखिए बी यदि आप फिगर बनाते हैं तो यहाँ ए बी सी स्क्वायर ना, तो सबसे बड़ी भुजा ये हुआ आपका पाइथागोरस प्रमेय का विलोम बन रहा है, सामने वाला 90 डिग्री होगा, मतलब बी का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप जान भी लीजिए, मतलब बी का वैल्यू हो जाएगा क्या 90 डिग्री, सी सही इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे ये 46। देखिए P इज इक्वल टू इतना दिया है, आप P ई नॉट इज इक्वल टू इतना दे दिया है, तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्रायिकता का कुल योगफल 1 होता है। पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू होता है 1, मतलब पी ई बार निकालना है तो डायरेक्टली 1 में से पी को घटा लीजिए ले जा करके, मतलब घटा लीजिए केवल यहाँ पर किसको, तो इसको मतलब 0.07 को, तो आपका मान निकल जाएगा केवल पी ई बार का 1 में से सब्ट्रैक्शन, तो आप जानते हैं डेफिनेटली है, इसलिए बी आपका आएगा ए नंबर 0.93 और यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 47। देखिए 47 भी आपके सामने खुल चुका है। एक घन का किनारा कर देना है 2 गुना, पहले घन का किनारा मान लीजिए क्या है ए, अब घन का किनारा कर देना है क्या 2 गुना, मतलब 2a, तो बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो रखिए ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर घन के लिए, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब ये ना भुजा है 2 गुना किए हैं तो 2 का a का स्क्वायर, और पहले कितना था 6 गुणे भुजा स्क्वायर मतलब केवल a का स्क्वायर, मतलब आप कीजिएगा यहाँ पर तो 6 इंटू 2 2 जा 4 इंटू ए स्क्वायर और बट्टा में केवल 6 इंटू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 6 कैंसिल, केवल आपका आ गया 4, मतलब 4 गुना। ऑप्शन आप मिला लेंगे, नंबर बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 48। देखिए 48 क्वेश्चन आपके सामने डेफिनेटली खुल चुका है, काफ़ी डेडिकेटेड क्वेश्चन ये भी है कि, और देखिए ना सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है आपको साबित करने के लिए। बोला कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें सी समकोण है। अब यहाँ मैं फिगर बनाऊँ, ये सी समकोण है ए बी सी और समद्विबाहु है, इसका मतलब ये ए सी और बी सी बराबर होगा, क्योंकि एस बी तो सबसे बड़ा रहेगा ही रहेगा, ये दोनों बराबर हैं। तो यहाँ फॉर्मूले लगाइएगा आप पाइथागोरस प्रमेय का, तो ए बी स्क्वायर और इज इक्वल टू, मतलब यहाँ फॉर्मूला लगाइएगा तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए सी स्क्वायर और प्लस में बी सी स्क्वायर, और समद्विबाहु का मतलब ये दोनों बराबर है ना, तो बी सी की जगह पे ए सी भी लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे बी सी भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ केवल इसमें ए सी के रूप में दिया है तो बी सी की जगह पे ए सी कर लेंगे, तो आपका ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी सी की जगह पर लिख लेंगे ए सी, मतलब ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर जोड़ देंगे 2 ए सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। आप केवल ऑप्शन को कंपेयर कर लेंगे, ए आपका सही आंसर आएगा कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर। ओके, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन आप देखिएगा। देखिए थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, हम लोग चाहें तो या तो आंसर इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, आंसर में करेक्शन करना पड़ेगा या फिर आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में ही करेक्शन कर देता हूँ ताकि आंसर आपका आ जाए। ये ऊपर बार रहेगा, तो इसको ये देखिए 9th क्लास का क्वेश्चन है, मतलब 0.42 बार को किस में लिखा जा सकता है। तो हम लोग वहाँ x मानते थे ना, मतलब 0.42 बार, मतलब x इज इक्वल टू 0.4242 डॉट डॉट डॉट, मतलब आपका x का मान क्या आ गया, तो 42 मतलब 42.4242 और डॉट 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 100 से मल्टीप्लाई करना होगा यहाँ पर आपको, ये सॉरी ये 42 ये आपका 0 पॉइंट है जी, ये इधर ही है आपका, मतलब अब 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100x इज इक्वल टू, अब ये जाकर 2 अंक आएगा, अभी यहाँ ऐसे था 0.424242 ही है, तो 2 अंक इधर आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा आपका, मतलब 42 और फिर से 0.42 और डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका 100x इज इक्वल टू ये 42 और प्लस इतना का मतलब x, देखिए यहाँ x का मान वही माना गया है, मतलब आपका आ जाएगा यहाँ पर कि 100x और उधर जो राइट में x था उसको लेफ्ट में लाइए तो -x इज इक्वल टू 42। देखिए आपका स्क्रीन थोड़ा छोटा है, लिखने में समस्या हो रही है जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 99x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 42, x का मान निकालेंगे 42/99। आप ऑप्शन को कन्फर्म कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है 42/99, तो बी आपका सही आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 50 क्वेश्चन नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा क्या दिया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2
कॉस थीटा, लेकिन ये रूट में है। चलिए साइन थीटा ये मल्टीप्लाई है, इसको लेफ्ट लाइए तो डिवाइड हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू केवल √2। ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा का मतलब टेन थीटा, तो यहाँ टेन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया √2। वैल्यू किसका निकालना है? सेक थीटा का। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है रूट में 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्चुअल आपका फॉर्मूला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और वहीं आप निकालते हैं सेक थीटा का मान, तो आपका वहीं से आता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ सेक थीटा इज इक्वल टू आपका बन जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 स्क्वायर और प्लस में tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान अभी तो हम लोग √2 निकाले थे ना, और स्क्वायर तो स्क्वायर 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब √2 का होल स्क्वायर। यहाँ रूट में ये 1 का स्क्वायर का मतलब 1 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल हो जाएगा 2, मतलब रूट में आपका आ गया 3। अब आप कंपेयर कर लेंगे कि किस ऑप्शन में आपका √3 है। बी में दिया है √3, इसलिए बी आपका सही आंसर आएगा। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा आपको ध्यान समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो प्लेसमेंट बन रहा है उस प्लेसमेंट में उसी प्लेस में आपको समझाना है। डिजिट बड़े बड़े हो जा रहे हैं, इसलिए कैलकुलेशन आपको बहुत माइंडफुल होकर के समझना पड़ेगा, तब आप कैलकुलेशन को कनेक्ट कर पाएंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। देखिए दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है और उनके ऊंचाई का अनुपात है 5:3, तो उनके आयतनों का अनुपात। जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहूँगा, और आपको याद भी होना चाहिए पहले से, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पूरी क्वेश्चन को तभी बना सकते हैं जब पूरे बुक का आपको फॉर्मूला कम से कम रिमेंबर होगा। प्रोसेस जो है वो पता है तो और अच्छा है, नहीं भी प्रोसेस पता है तो आपको फार्मूला तो याद होना ही होना चाहिए, ताकि मैं उस फार्मूले का यूज करके जब आपको मैं समझाना चाहूँ तो मुझको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, या फिर आप आसानी से समझ जाएं। जैसे आप समझिए, तो बेलन का आयतन के लिए फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ देखिएगा पहले जो दो बेलन चूँकि बनाए हैं ना, तो पहले बेलन में कैपिटल R ले लीजिए और कैपिटल H ले लीजिए, दूसरे बेलन के लिए स्मॉल r स्मॉल h ले लीजिए। मतलब पहले बेलन का देखिएगा तो πr, मतलब यहाँ पे आपको ऐसे मैं समझाना चाहूँगा कि कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, या फिर स्मॉल r को ही ऊपर रख कैपिटल R को नीचे रख सकते हैं। मानक चीज़ें मैं मान रहा हूँ, इसलिए उससे कोई डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, मतलब 4 ये रेशियो हटाइएगा आप तो 4/5 रेशियो का मतलब अपॉन होता है। इसी प्रकार ऊंचाइयों का अनुपात मतलब कैपिटल H अपॉन स्मॉल h, ये आपका 5 और 3, मतलब 5 और अपॉन 3, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू आ गया आपका 4:5, मतलब 4/5, और कैपिटल H अपॉन स्मॉल h इज इक्वल टू आ गया 5 और अपॉन 3। अब देखिए क्या, इसके फॉर्मूले पे जब आप बैठिएगा दोनों का आयतन लिखिएगा, तो पहले का आयतन होगा πr² मतलब कैपिटल R², h का मतलब कैपिटल H। दूसरे के लिए देखिएगा पाई और r² का मतलब स्मॉल r² और h का मतलब स्मॉल h। यही तो आपको पूछ रहा है, पाई से पाई कैंसिल, ये r² और r², इसको डायरेक्टली हम लोग चाहें तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r लिख करके एक ही बार कुल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में कैपिटल H अपॉन स्मॉल h मतलब कैपिटल H अपॉन स्मॉल h। मतलब अब आपका यहाँ पर आ गया, तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ 4/5 का स्क्वायर और इंटू में 5/3, यही ना, ये आपका 5 है। ये करेंगे 4 चौक का आपका 16/5 और गुणे में ये 5 नीचे 3, 5 से कटाएंगे ये 25, 5 बार में कट जाएगा आपका, /ऊपर केवल 16 और नीचे ये 5 का 3 में करेंगे 5 से 15। मतलब दोनों के आयतनों का अनुपात आपको आ गया कि 16/15। इसी को जब रेशियो में आप कंप्लीट कीजिएगा, रेशियो में बदलिएगा तो आ जाएगा आपका 16 रेशियो और 15। तो अब आप इसमें से ऑप्शन आप मिला लेंगे, नंबर भी आपका सही रहेगा 16:15। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 52। क्वेश्चन नंबर 52 समझिए, एक घन का किनारा और उसके विकर्ण के लंबाई का अनुपात होगा। घन का किनारा a मान लीजिए, तो इसके लिए विकर्ण निकालिएगा तो क्या हो जाएगा कि a² मतलब लंबाई का स्क्वायर, b² मतलब फिर से a का स्क्वायर प्लस h² का मतलब फिर से a², LBH मतलब ऊपर a और नीचे आपका बच जाएगा, रूट में आ जाएगा कि 3a²। ये ऊपर a अपॉन में √3 को छोड़ दीजिए और इंटू a² स्क्वायर से रूट कैंसिल, मतलब a केवल बार आ गया, कट गया यहाँ पर, मतलब हो गया 1/√3
इसका मतलब रेशियो बदलिएगा तो 1 और रेशियो √3 ऑप्शन आप चेक कर लेंगे तो नंबर डी आपका आएगा सही आंसर 1 और रेशियो √3। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 53। एक गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है जबकि त्रिज्या r है। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², इसलिए बी सही आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर आप करेंगे अब 54। देखिए माध्यिका निकालना है ना, तो ऐसे जब सीरियल में दे, ऐसे आपको रो में करके दे, तो सबसे पहले आपको ना आरोही क्रम में सारे संख्याओं को सजा लेना चाहिए, मतलब बढ़ते क्रम में सजा लेना चाहिए। तो मैं सजा रहा हूँ 1 2 और 4 6 6 5 नहीं 5 6 6, मतलब इसको आरोही क्रम में आप सजाइएगा। तो पहले 1 बढ़ते क्रम में 1 2 4 5 6 6 और 7। देखिए अब 3 इधर छोड़ दीजिए, 3 इधर छोड़ दीजिए, बीच में बचाना 5, तो 5 हो गया आपका माध्यिका। देखिए यदि ये अब विषम संख्या यहाँ पर है 3 और 3 आपका अलग अलग हो गया। यदि मान लीजिए कि ये केवल संख्या 6 होती है या 8 होती है, बीच में 2 बच जाता, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते तब माध्यिका ज्ञात होता। फिलहाल ये जब संख्याओं की संख्या सम हो तब के लिए, यहाँ तो 7 है तो 3 इधर गया 3 इधर गया, बीच में बच गया आपका 5, इसलिए माध्यिका आपका हो गया केवल 5, तो नंबर डी आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे इसका 55। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा इसको, जैसे शुरुआत से देता तो पहला विषम संख्या 1, दूसरा 3, तीसरा 5 और चौथा मैं 7 ले लेता। दोनों अब चारों का मैं निकाल लेता, केवल इसको क्या चारों का मैं निकाल लेता माध्य और इक्वल टू मैं 6 कर लेता। लेकिन यहाँ पर यदि देखिएगा तो ये लगातार 4 कहीं से भी हो सकता है, 10 11 से भी ले सकता है, 11 13 15 17 ले सकता है, या फिर 7 से भी ले सकता है, 7 9 11 उसके बाद से 13। तो पहला मान लीजिए हो गया 9, तो दूसरा होता है 11, तीसरा क्या होता है तो तीसरा होता है यहाँ 13। कैसे आया तो 9 में 2 जोड़ दीजिए तो दूसरा आएगा, 9 में 4 जोड़ दीजिए तीसरा आएगा, 9 में ऐसे ही 6 जोड़ दीजिए तो आपका चौथा आ जाएगा। अब यहाँ तो 9 भी आपको पता नहीं है तो पहला x मानिए ना, तो पहला x यदि ऐसे लीजिएगा तो पहला x, दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, तीसरा क्या हो जाएगा x + 4, चौथा क्या हो जाएगा x + 6, और इन्हीं सभी को जोड़ने पर मतलब इसका योगफल और बट्टा में 4, यही ना माध्य निकलता है, इक्वल टू आपका दे दिया है 6। x x x x मतलब 4x और प्लस 4x प्लस देखिए 2 और 4 6 और 6 12 हो जाएगा ना, मतलब आपका 12। 4x + 12 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना तो 6 चौका 24, मतलब यहाँ आपका आ जाएगा 4x + 12 इक्वल टू 24। यहाँ निकालिएगा वैल्यू आप केवल x का, तो ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 24 - 12 ये मल्टीप्लाई है, नीचे आ जाएगा डिवाइड, मतलब आपका x इक्वल टू आ जाएगा केवल 12/4, कटा लेंगे 3 आपका बनेगा, मतलब x/3। ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या उसमें x थी, सबसे बड़ा क्या था तो x + 6, ये ना सबसे बड़ा था x + 6, तो रख लेंगे x का मतलब यहाँ 3 और प्लस में 6, मतलब आपका आ गया 9। और यही पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो 9 मतलब डी आपका सही आंसर आएगा। तो इस प्रकार से 55 का डी हो गया सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 56। x² और -5x + p इक्वल टू 10 है ना, लेफ्ट लाइए तो -10 इक्वल टू 0 में मूलों का गुणनफल -4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मूलों का गुणनफल का मतलब होता है c/a, क्या होता है c/a, मूलों का गुणनफल के लिए, और दे दिया है -4। c का मतलब क्या अचर पद, p - 10, और a का मतलब क्या x² का पहले कुछ नहीं तो यहाँ पर 1, समझे ना, मतलब यहाँ बनाइएगा आप तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा p - 10 अपॉन नीचे कुछ नहीं तो 1 इक्वल टू केवल आपका 4 -4 सॉरी। अब इसको उधर ले 1 का मतलब तो कुछ भी नहीं हुआ, इस 10 को लाएंगे राइट में हम लोग तो प्लस में हो जाएगा, मतलब p इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 - 4, घटा लेंगे केवल बच जाएगा आपका 6, p का वैल्यू आ गया आपका 6, सही आंसर आएगा आपका नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 57। देखिए क्वेश्चन लगभग हम लोग लास्ट पर ही पहुँचे हैं, अंतिम सेशन हम लोग, अंतिम सीरीज चल रहा है क्वेश्चनों का, प्रश्नों का, जिसमें केवल अब मुश्किल से 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। यदि द्विघात समीकरण, समझिए द्विघात समीकरण क्या है,
ये सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 है कि मूल अल्फ़ा और बीटा है, तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके लिए डायरेक्टली आपको कोई फार्मूला पता नहीं है, समझे? तो इसको हम लोग चाहें तो ऐसे बदल सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे बदल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। बोलिए अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर बैठिएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है पहले से, दोनों कट जाएगा, केवल बच जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इतना भी तो लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब शून्यकों का योगफल मतलब सी बटा ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 2 गुणे शून्यकों के गुणनफल का मतलब यहाँ शून्यकों का योगफल का मतलब माइनस बी बट्टा ए और शून्यकों के गुणनफल का मतलब सी बट्टा ए। मतलब आपका यहाँ पर आ क्या गया तो माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू सी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए का होल स्क्वायर और माइनस में आपका क्या आ गया था तो 2 सी अपॉन ए, केवल वैल्यू रख दीजिए। माइनस बी का मतलब क्या, जो एक्स के पहले रहेगा तो माइनस बी है आपका, बटा ए का मतलब क्या, जो एक्स स्क्वायर के पहले रहेगा सी है तो सी का होल स्क्वायर कीजिए, माइनस 2 इंटू सी का मतलब क्या, जो अकेले है मतलब केवल ए है, अपॉन ए का मतलब क्या, जो स्क्वायर वाले के पहले मतलब सी है, स्क्वायर कीजिएगा तो ये बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2a बट्टा सी, मतलब आपका आ क्या जाएगा कि बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी, केवल इसका एलसीएम लीजिए यहाँ सी का, सी और सी स्क्वायर और सी का एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा केवल बी स्क्वायर और माइनस में सी से सी स्क्वायर है ना तो केवल सी बचेगा, गुणा करेंगे 2a में तो 2ac, मतलब आपका आ क्या गया बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। तो ऑप्शन आपको अब यहाँ कंप्लीट कर लेंगे तो नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है, बगल के चित्र में एक समबाहु त्रिभुज है आपका ए बी सी। ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज मतलब प्रत्येक सभी भुजाएं इसके प्रत्येक भुजाएं इसकी बराबर हैं, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसमें भुजा ए है, प्रत्येक भुजा ए है और ए डी जो है वो लंब है, ये लंब है किस पर तो बी सी पर, ये बी सी पर लंब है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए डी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चलिए तो देखिए ये आपका ए हुआ, ये भी तो पूरा ए हुआ ना, तो आधा निकालिएगा तो केवल हो जाएगा आपका ए अपॉन 2। अब मन कर तो इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, कहीं से भी निकालिए कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये आपका नीचे वाला है ए अपॉन 2। समझिए फिर से एक बार और मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा। देखिए ये प्रत्येक भुजा ए है ना, मतलब ए और ए, तो ये दोनों मिला करना ए है, तो ये आपका ए अपॉन 2 है और ये भी आपका ए अपॉन 2 है। इस ट्रायंगल में आइएगा तो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करेंगे। इसका मतलब क्या, तो ए डी स्क्वायर का मतलब हुआ कि इतना का स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यही ना। मतलब आपका आ क्या गया तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर 2 का मतलब 2 दूना 4, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ गया, ये गुणा कर दीजिए तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, मतलब आपका आ गया कि ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर और अपॉन में नीचे आपका 4। इसको ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √3a और अपॉन 2 का होल स्क्वायर। √3 से वर्ग से रूट कैंसिल, केवल 3 बच जाएगा, ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, रूट से रूट ये कैंसिल हो गया आपका, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ केवल आपका बच गया ए डी और इधर क्या बच गया आपका तो ए अपॉन 2 और रूट में 3। ऑप्शन आप कंपेयर कर लेंगे ए अपॉन 2 और √3, देखिए मिलाइए, ऑप्शन मिलाएंगे तो क्या आएगा, नंबर सी आपका आएगा ए अपॉन 2 और रूट में 3। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी रहेगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर अब आप करेंगे 49, देखिए क्या बोल रहा है, tan a इज इक्वल टू 4 अपॉन 3
तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका p का वैल्यू है आपका 4, आप जानते हैं tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो b का वैल्यू जाएगा आपका ऐसे कंडीशन में 3। आप पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके h का मान निकालिएगा तो ये 3 और 4 है तो ये आ जाएगा केवल 5। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करके आप h का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 5 हो गया ना। तो अब रखिएगा यहाँ पर कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है आपका, डायरेक्टली जान लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, मतलब p/h का होल स्क्वायर। वैल्यू रखिएगा, p का मतलब 4 और h का मतलब 5, मतलब 4 केवल आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या कि 4/5 का होल स्क्वायर, मतलब 16 बट्टा यहाँ पर नीचे आपका 25, 16/25 ऑप्शन आप मिला लेंगे, नंबर बी आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि इसी में है 16 और बट्टा में 25। चलिए तो अब हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर लास्ट पर, क्वेश्चन नंबर 60 मतलब 60 पर, और ये आपका सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लंबा हुआ लेकिन कंसेप्ट आपने समझा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक ले आप 60 क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। चलिए तो पहले इसको हम लोग बना लेते हैं। क्या बोल रहा है कि a + b = है 90 डिग्री। कॉस a किसके बराबर है, कॉस a ना, तो पहले a का वैल्यू आप यहाँ निकालिएगा, तो ये 90 डिग्री b को यहाँ लाइए, मतलब 90 डिग्री माइनस b। a का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये ना होगा 90 डिग्री और माइनस में b। अब चलिए आपको वैल्यू पूछ रहा है कॉस a का, कॉस a का ना, कॉस a, तो कॉस और a का मतलब क्या, तो ये वाला 90 डिग्री और माइनस b। ये तो फॉर्मूला है ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस b का मतलब साइन b, तो साइन b रहेगा आपका सही आंसर। अब मिला लेंगे किस में साइन b है, नंबर b में साइन b है, इसलिए 60 क्वेश्चन का नंबर b रहेगा सही आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 60 तक कुल 60 क्वेश्चंस को आपने देखा। इसी प्रकार से आगे आने वाले और चारों सेट के प्रत्येक क्वेश्चंस को देखने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें, ताकि लगे कि निश्चित रूप से कुछ लोग में से मेरे इस प्रयास से लाभान्वित हो रहे हैं, ताकि इससे सपोर्ट एक मिले और अगला जो वीडियो आपका आएगा प्रयास रहे कि इससे भी बहुत अच्छी तरह से अच्छा वीडियो आपको बना करके दिया जाए। तो चलिए तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए उमंग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ और बहुत सारे क्या 60 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।